अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.2 बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि पाइथन का सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, इन्हें कैसे राइट करना है और इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बेसिकली पाइथन सिंटैक्स क्या है कि पाइथन का जो कोड है उसे कैसे लिखना है। पाइथन के बेसिकली जो कोड के लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें हम कहते हैं पाइथन सिंटैक्स। इसी तरह स्ट्रक्चर क्या है, जब हम कोड को लिखेंगे तो उसका जो फ्लो होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो पाइथन के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक प्रोफेशनल डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो हमें इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इनसे हट के कोड को लिखेंगे तो हमें बहुत सारे एरर्स फेस करने पड़ेंगे। अगर हम सिंटैक्चुअल मिस्टेक करते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर्स आएंगे। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर को जो है वो नहीं सही से बनाएंगे तो इस पे भी हमें बहुत सारे एरर्स फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पाइथन का जो सिंटैक्स है उसको जो है हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जो प्रिंट की है। उन्होंने एक लाइन को प्रिंट किया है। बेसिकली प्रिंट क्यों यूज़ होता है, हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रिंट का बेसिकली पर्पज़ क्या है। अगर आपने C++ प्रोग्रामिंग पढ़ी है 9th-10th के अंदर तो वहाँ पर आपने एक जो है स्टेटमेंट पढ़ी होगी सी इन। वो हम जब भी हमने स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई चीज़ डिस्प्ले करानी होती थी, अपनी आउटपुट को हमने डिस्प्ले करवाना होता था स्क्रीन के ऊपर, उस वक्त हम सी इन इस्तेमाल करते थे। इसी तरह जो हमारी पाइथन है इसके अंदर जब भी हमने स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना है, स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ दिखाना है, अपनी आउटपुट को दिखाना है, तो अपनी आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट की जो है वो की इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है पाइचार्म को ओपन करता हूँ, वहाँ पे हम इस प्रिंट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर जो है वहाँ पर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट को हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म ओपन की हुई है। यहाँ पर सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू और पाइथन फाइल। यहाँ पर हम अपनी फाइल का नेम रखेंगे। ये हमने इसका नेम रख लिया। यहाँ पर जो है हम अपनी कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे कोई ना कोई जो हमारी लाइन होगी उसे हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद हमने ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपने लिखनी है डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर आपने कुछ भी यहाँ पर लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद आपकी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो इसको लिखने के बाद कोड को हमने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर आपको ये जो है स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आपको आउटपुट डिस्प्ले हो गई हेलो वर्ल्ड। बेसिकली हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हमारी प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है। इसका मज़ीद हम यूज़ जो है नेक्स्ट कोड के अंदर भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स को समझने के लिए आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ की वजाहत देना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर कमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोड राइट कर रहे हैं तो आपने एक कम्प्लेक्स कोड लिखा है, तो उस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए आप ऊपर उसके एक लाइन लिख देंगे जो कि एग्जीक्यूट तो नहीं होगी, लेकिन वो जब भी कोई नया डेवलपर, नया प्रोग्रामर उस कोड को देखेगा तो वो कमेंट को पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये किस चीज़ का कोड है। हम पाइथन कमेंट की जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे भी पढ़ते हैं और फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लाइन्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं? ऐसा कोड होता है या ऐसी लाइन होती है जो कि जिसे इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ही नहीं करता। मतलब कि जब आपका कोड हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है तब ही आपको डिस्प्ले शो होती है। लेकिन ये कैसी लाइन है? कमेंट्स ऐसी लाइन्स हैं जिनको इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट ही नहीं करता, जो कंपाइल ही नहीं होती। तो ये लाइन्स बेसिकली किस लिए होती हैं? ये नोट्स के लिए होती हैं। आपके कोड के अंदर आपकी याद दहानी के लिए आप यहाँ पर ये लाइन्स लिख सकते हैं। ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। आगे पढ़ते हैं। दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर द कोड। ये बेसिकली क्या करती हैं? ये बेसिकली हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हैं। फ़र्ज़ कर लें आप एक डेवलपर हैं और एक कंपनी के अंदर 100 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो हर डेवलपर का जो कोड लिखने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। तो जब भी कोड को अंडरस्टैंड करना होगा तो ऊपर लिखे हुए कमेंट से पता चलेगा कि ये कोड किस चीज़ का है। बजाय इसके कि हम टाइम को वेस्ट करें और कोड को कम्प्लीटली पढ़ें,
हम उसके ऊपर कमेंट लिख देते हैं कि ये कोड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जो डेवलपर होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, जल्दी से उसके बारे में बन जाती है। अच्छा, कमेंट्स की 2 इकसाम होती हैं। पहली है सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। 2 किस्म के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और डबल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी इसे कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स होती हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हमने कमेंट को एक लाइन के ऊपर लिखना है तो उसे हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट। अगर हम एक से ज़्यादा लाइन्स के ऊपर कोड को लिखेंगे तो हम उसे मल्टीपल लाइन कमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो है, अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम हैश का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो हम कोटेशन को लिखेंगे 3 टाइम। अभी हम जो है पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और डिफरेंट कमेंट्स को लिख के देखते हैं। यहाँ पर पाइचार्म को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अब हम कमेंट को लिखते हैं। सबसे पहले हमारा होगा सिंगल लाइन कमेंट। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हमने कोई और सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो यहाँ पर हम अगेन लिख देंगे प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द कोड। ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स थे। अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वही हेलो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये जो आपको कमेंट नज़र आ रहा है बेसिकली ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बेसिकली जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने इसे एग्जीक्यूट किया ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोटेशन मार्क्स को डालेंगे 3 टाइम। तो यहाँ पर अब हम मल्टीपल लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन में एक ही कमेंट को लिख सकते हैं। तो बेसिकली कमेंट का जो पर्पज़ है वो क्या है, कमेंट हमें अदर एक्सप्लेनेशन देता है कोड के बारे में। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी तो इसके बारे में ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि प्रिंट स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर डिस्प्ले द कोड। यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअल में क्या करती है। तो अब हम समझते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होता है। तो वाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर वेरिएबल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 ही ऑपरेशंस होते हैं, 3 ही काम कंप्यूटर के अंदर हो रहे होते हैं। एक क्या कि हम कोई ना कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उस इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक और काम भी होता है, जब हम कोई ना कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो वो इनपुट कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होती है, किसी मेमोरी में स्टोर होती है। तो जब वो किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है तब ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस हो सकता है। तो जब उसके ऊपर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट होती है वो भी किसी न किसी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होती है, किसी न किसी मेमोरी के अंदर ही हमारी आउटपुट और इनपुट दोनों स्टोर होती हैं। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो भी स्टोरेज से रिलेटेड है। हम जो भी इनपुट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब है कि हम कोई ना कोई जो वैल्यू है वो असाइन कर रहे हैं या हम वैल्यू कोई ना कोई डिक्लेयर कर रहे हैं, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फर्ज कर लें कि आपने पाइथन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, तो ए को आपने जो है असाइन किया 5, ए को कहा 5। तो यहाँ पर आप रैम का एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पर किसी रैंडम एड्रेस के ऊपर फर्ज कर लें 1005 के ऊपर यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा ए, और उसको जो वैल्यू असाइन होगी वो क्या होगी, 5 होगी। अगर आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फर्ज कर ले बी, और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो वेरिएबल जो है डिक्लेयर हो जाएगा और आपको कोई ना कोई जो मेमोरी की लोकेशन है, फर्ज कर लें 11002 आपको एलोकेट हो जाएगी रैम के अंदर, और यहाँ पर कोई ना कोई रैंडम वैल्यू पड़ी होगी जब तक आप इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आपको रैम के अंदर या किसी भी और मेमोरी के अंदर, कैशे के अंदर या रजिस्टर के अंदर आपको क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाती है। जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप उस वैल्यू के साथ या उस जो आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको जो वैल्यू असाइन की है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसके साथ मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन है जो कि हमें किसी मेमोरी के अंदर असाइन की जाती है जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो अब हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसे भी पढ़ लेते हैं। ए वेरिएबल इज ए स्टोरेज कंटेनर इन ए कंप्यूटर्स मेमोरी दैट अलाउ स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। क्या क्या हमें ये प्रोवाइड करता है वेरिएबल,
स्टोरेज प्रोवाइड करता है, रिट्रीवल हम कहीं भी डेटा को फेच कर सकते हैं, उसके बाद हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं पाईचार्म के ऊपर और वहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, आपने सिंपली वेरिएबल का नाम लिखना है। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरिएबल्स के कुछ रूल पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या हैं। फर्ज कर लें यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज, तो एज को हम यहाँ पर कर देते हैं 18। यहाँ पर हमारी एज जो है वो डिक्लेयर हो गई है 18। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारी जो एज है, जो हमें लोकेशन मेमोरी के अंदर असाइन हुई है, उसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हुई है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया, यहाँ पर हम कोटेशन मार्क लगाएंगे, उसके अंदर हम कोई भी जो हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो लिखेंगे। फर्ज कर लें एज इज़ ऐसे, और उसके बाद हम कॉलम लगाएंगे और यहाँ पर एज लिख देंगे। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हमने इसे एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एज इज़ 18 हमें क्या है मिल रहा है। हमने अभी जो एज मेमोरी के अंदर स्टोर की थी एज इज़ इक्वल टू 18, वो हमें यहाँ पर 18 मिल रही है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एज को पहले हमने एज के अंदर स्टोर किया, फिर एज को हमने फेच किया। यहाँ पर बेसिकली हमने दो काम किए हैं जो कि हमारी डेफिनेशन बता रही है। यहाँ पर हमने स्टोर किया, इस जगह पर हमने क्या किया, डेटा को फेच किया, और अब हम क्या करेंगे, डेटा मैनिपुलेशन करेंगे। अब हम दोबारा एज इज़ इक्वल टू 23 कर देंगे। अब हम प्रिंट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे पास लाइन जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है। प्रिंट कोटेशन मार्क एज इज़, दोबारा से एज को लिखते हैं और यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो यहाँ पर अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं। देखिए पहले जो एज आ रही है वो क्या आ रही है 18, अब क्या एज रिजल्ट के अंदर आ रही है 23। तो हमने यहाँ पर देखा कि वेरिएबल के अंदर हम कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद हम डेटा को कैसे फेच करते हैं या रिट्रीव करते हैं डेटा को, और डेटा को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, वेरिएबल हमें क्या करता है, लोकेशन असाइन करता है रैम के अंदर, स्टोरेज असाइन करता है, हम वहाँ पर कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन, कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या वेरिएबल को कोई नाम देने के लिए किन किन रूल्स का याद रखेंगे, किन किन रूल्स को हम फॉलो करेंगे। तो पाईचार्म के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर भी करते हैं और वन बाय वन जो है ये हर रूल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रूल लिख लिए हैं। सबसे पहला रूल क्या है हमारे पास, द नेम मस्ट बिगिन विद ए लेटर ए टू जी या कैपिटल ए टू जी और एन अंडरस्कोर, कि जो आपका वेरिएबल है वो या तो जो स्मॉल ए टू जी लेटर्स हैं उनसे शुरू होगा, या जो कैपिटल ए टू जी लेटर्स हैं उनसे शुरू होगा, या अंडरस्कोर से शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे बताता हूँ कि एक्चुअल में इस लाइन का क्या मतलब है। आपका वेरिएबल जो है इस तरह हो सकता है, एज इज़ इक्वल टू 18 17। उसके बाद आपका वेरिएबल ऐसे हो सकता है, एज इज़ इक्वल टू 18। उसके बाद आपका वेरिएबल अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है इस तरह। तो आप जो है वेरिएबल का जो आपका फर्स्ट लेटर होगा या तो वो कैपिटल होगा या स्मॉल लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा, इसके अलावा कोई भी आपका लेटर नहीं होगा। आप इन तीन तरीक़ों से अपने वेरिएबल को शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। तो अब हमारे पास दूसरा रूल क्या है, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स डिजिट 0 to 9 और अंडरस्कोर। सब्सिक्वेंट लेटर्स कौन से होते हैं, ऐसे लेटर्स जो फर्स्ट लेटर के बाद आते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपका एज को ही ले लेते हैं। अब अगर आप एज लिख रहे हैं तो इसके बाद आप 0 भी डाल सकते हैं, या आप 1 कुछ भी लिख सकते हैं, A1 ऐसे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके बाद अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप जो है स्टार्टिंग में कोई स्पेशल करैक्टर नहीं लगा सकते।
आप स्टार्टिंग के अंदर 0 से वेरिएबल स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसे आप वेरिएबल को लिखेंगे तो ये वेरिएबल जो है आपको यहाँ पर एरर शो हो रहा होगा, यहाँ पर आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी। इस तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो सब्सिक्वेंट लेटर होंगे उनके अंदर आप 0 to 9 कुछ भी लिख सकते हैं और अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा रूल। इसके बाद हम थर्ड रूल को देखते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग एज एंड एज आर कंसीडर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपने एज जो है, क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज ऐसे से मुराद ये है कि अगर आपने एज का जो ए है वो आपने कैपिटल लिखा है और एक एज का आपने जो लेटर है वो स्मॉल लिखा है, तो वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। ये एज इज़ इक्वल टू हम कहते हैं 18, ये हमने कैपिटल से शुरू किया। यहाँ पर ये एज जो है इज़ इक्वल टू 17। तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, इनको पाइथन डिफरेंट कंसीडर करेगी। ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और ये जो है स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। ये मीनिंग होता है केस सेंसिटिव का। उसके बाद आप जो है क्या नहीं कर सकते, पाइथॉन्स रिजर्व कीवर्ड सच एज फॉर, वाइल, इफ़, ईटीसी। जो रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो भी आप जो है नहीं लिख सकते। पाइथन का जो सिंटैक्स है, सिंटेक्चुअल वर्ड्स हैं, उन्हें आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि लूप को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। अब फॉर जो है कोई वेरिएबल नहीं हो सकता। आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो आपको एरर शो हो रहा है क्योंकि जो फॉर है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, वो आप यहाँ पर उसे वेरिएबल नहीं बना सकते। तो ये थे हमारे पास 4 रूल्स जो कि हमने वेरिएबल्स को लिखते हुए देखने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कितनी किस्म के होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली आपकी मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए एक समझ लें कि एक किस्म की टाइप है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कितनी टाइप का डेटा होता है जो हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर बेसिकली क्या है, इसके अंदर हम तमाम होल नंबर्स जो हैं हमारे पास, जो हमारे पास न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, उनको हम यहाँ पर सेव करते हैं इंटीजर के अंदर। इसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं जिसे हम फ्लोट भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल भी दी गई है 19.99, तो इस तरह के जितने भी डेसिमल के बाद वाले नंबर आने वाले जो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, फ्लोट वेरिएबल्स की टाइप को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी करैक्टर को सेव करना है, हमने कोई, जैसे हमने यहाँ पर अली है, जैसे कोई नेम है, हेलो वर्ड है, तो इन सब करैक्टर्स को सेव करने के लिए जो टाइप इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तो इसके बाद है हमारे पास बुलियन। अगर हमने ट्रू फॉल्स की शेप के अंदर डेटा को सेव करना है, दो किस्म का डेटा यहाँ पर सेव होगा, या तो आपका डेटा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इस तरह के डेटा को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, बुलियन का यूज़ करते हैं। बेसिकली आपने बहुत सारे पोर्टल्स के ऊपर देखा होगा जहाँ पर स्टेटस का जो है ऑप्शन होता है, तो वो ट्रू फॉल्स की मदद से ही होता है। जब आप पाइथन को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो आप इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे बहुत सारी जगह पे। तो अब हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये बेसिकली दो फंक्शंस हैं, इनपुट एंड आउटपुट। ये फंक्शंस हैं, इनका काम क्या है बेसिकली, इसको हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो बेसिकली इनपुट क्या होती है, जब भी हमने कोई यूज़र से डेटा लेना होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट। और जब हमने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी होती है, फ़र्ज़ कर लें कि यूज़र ने इनपुट किया डेटा, अब हमने उस इनपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंट कहते हैं। तो इन दोनों ऑपरेशंस को, इन दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। बेसिकली ये दोनों क्या हैं, फंक्शंस हैं या मेथड्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, फंक्शंस या मेथड्स। जब भी आप किसी भी वर्ड के सामने ये स्मॉल ब्रैकेट देखें, जैसे यहाँ पर इनपुट, इसके आगे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, ये वाला जब भी आप सिंटैक्स देखें तो आप उसको ये समझें कि ये क्या है, एक मेथड है या फंक्शन है। तो बेसिकली मेथड या फंक्शन क्या करते हैं, बेसिकली ये कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो इनपुट क्या कर रहा है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली ये यूज़र से क्या कर रहा है, इनपुट को ले रहा है। आपका यूज़र, फ़र्ज़ कर लें आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म है, वो फॉर्म जब आप फिल करवा रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज़र से नाम पूछ रहे हैं, उसकी एज पूछ रहे हैं, उसका एड्रेस पूछ रहे हैं। तो आप यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, आप यूज़र से
इनपुट की फॉर्म में डेटा लेंगे। तो उस डेटा को जब आपने शो करवाना है तो किस चीज़ के साथ शो करवाना है? प्रिंट के साथ। इसको हम आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं। तो पाइचार्म के ऊपर चलते हैं, इनको लिखने का तरीका और सब कुछ वहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म ओपन किया हुआ है। अब हम इनपुट एंड आउटपुट के जो ऑपरेशंस हैं उन दोनों को समझते हैं, उनके सिंटैक्स को समझते हैं और उनकी आउटपुट को फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख लेता हूँ, इनपुट ऑपरेशन। तो इनपुट ऑपरेशन का सिंटैक्स क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है इनपुट, उसके बाद आपने जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको स्टार्ट करना है और एंड करना है, उसके अंदर कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पर लिखना है आपने, फ़र्ज़ कर लें आपने यूज़र से जो इनपुट लेनी है वो लेनी है उसका नाम। यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर नेम। तो यहाँ पर हम यूज़र की जो यूज़र की इनपुट है उसको यहाँ पर यूज़र से लेंगे। इसको एक बार चला के देखते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि इंटर योर नेम। यहाँ पर हम अब अपना नाम लिखेंगे। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पर लिखता हूँ मोहम्मद अली। तो ये हमने लिखा। अभी हमें कोई भी रिज़ल्ट यहाँ पर शो नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ यूज़र से जो है इनपुट ली है, उसको हमने कहीं भी आउटपुट को दिखाया नहीं, कहीं भी आउटपुट को हमने डिस्प्ले नहीं किया। तो अब आउटपुट को डिस्प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी यूज़र से, हम उस वैल्यू को एक नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर जो भी यूज़र इंटर करेगा, जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो किसके अंदर स्टोर होगी? नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम आउटपुट ऑपरेशन चलाएंगे। आउटपुट ऑपरेशन, यहाँ पर जो भी आउटपुट हमने डिस्प्ले करवानी है उसका तरीका क्या है? आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट, उसके बाद हम ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क्स, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे योर नेम इज़। ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज़ शो होगी। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, और हमारा जो ये वाला वेरिएबल है नेम वो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमा के बाद नेम। अब हम इसको चला कर देखते हैं अगेन। तो यहाँ पर वो हमसे पूछेगा प्लीज़ इंटर योर नेम। यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूँ मोहम्मद अली, इसको इंटर करते हैं और यहाँ पर देखें योर नेम इज़ मोहम्मद अली। इस इनपुट को, इस आउटपुट को इससे मैच कीजिए, योर नेम, और उसके बाद यहाँ तक जो भी कोटेशन डबल कोटेशन मार्क के अंदर है वो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद ये नेम, इस नेम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से जो भी आप यूज़र इनपुट कर रहा है वो इस नेम के अंदर सेव हो रही है और वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे हैंडलिंग इंटीजर्स एंड फ्लोट इनपुट्स। तो हमने इंटीजर और फ्लोट इनपुट्स को कैसे हैंडल करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके बाद जो है इसकी तरफ आएंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 इनपुट फील्ड बनाई हैं। फ़र्ज़ कर लें यूज़र ने यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर अपना नाम और अपनी एज जो है वो लिखनी है। तो यहाँ पर यूज़र जो है वो अपना नाम यहाँ पर लिख लेता है। फ़र्ज़ कर लें एली, ये यूज़र यहाँ पर अपना नाम लिखता है। अब जब वो एज के सेक्शन में आता है तो एज में वो फ़र्ज़ कर लें एज लिखने की बजाय यहाँ पर अपना नाम लिख देता है। यहाँ पर वो एज लिखने की बजाय यहाँ पर अपना नाम अगेन लिख देता है अली। तो क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? फॉर्म के अंदर जो डेटा होगा वो क्या होगा? गलत जाएगा। हमें क्या था, एज रिक्वायर थी, जबकि उसने एज की जगह पे क्या कर दिया, अली लिख दिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारे यूज़र्स होते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो यहाँ पर जो है ओनली नंबर वाला डेटा इंटर करें। यहाँ पर नंबर की फॉर्म में डेटा इंटर हो, ना कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो इंटर हो। तो अब हम दोबारा से उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको वहाँ पर समझते हैं। तो हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट क्या है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। टू हैंडल न्यूमेरिक इनपुट्स you typically use the int or float functions to convert input string into integer or floating point numbers। बेसिकली जो भी पाइथन के अंदर आप इनपुट करते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है, वो स्ट्रिंग होती है, वो कैरेक्टर्स होते हैं, वो नंबर्स नहीं होते। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी कि डेटा जब भी हम इंटर करते हैं इनपुट के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है किसके अंदर जाके स्टोर होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। वो नंबर्स नहीं होते, हम उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं इनपुट को
इनपुट को कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं, हम उससे पहले एक वर्ड यूज़ करते हैं इंट। इंट के बाद हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट शुरू करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके अंदर हम इनपुट को लेते हैं। इससे क्या होगा, जो भी इनपुट हमारे पास आएगी वो इंट की फॉर्मेट में आएगी, इंटीजर की फॉर्मेट में आएगी, वो कैरेक्टर या स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नहीं आएगी। इसको पाइचार्म के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म को ओपन किया है। यहाँ पर हम अगेन जो है हैंडलिंग इंटीजर्स और हैंडलिंग फ्लोट के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करके आपको दिखाता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड टू नंबर्स। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर 1। नंबर 1 इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पर यूज़र से एक इनपुट लेते हैं। इनपुट यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोटेशन मार्क्स इंटर फर्स्ट नंबर, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम अगेन नंबर 2 लेते हैं, इज़ इक्वल टू इनपुट ब्रैकेट स्टार्ट इंटर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम इन दो नंबर्स को प्लस करते हैं। सम इज़ इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ पर अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि सम के अंदर क्या आता है। प्रिंट सम वैल्यू इज़, इसको हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं ताकि एरर अवॉइड हो सके। यहाँ पर हमने ये लिखा, उसके बाद हम कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखेंगे सम। जो भी सम की वैल्यू होगी यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी। तो हम इसको चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नंबर लिखना है। फर्स्ट कर लें, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखता हूँ 10, सेकेंड नंबर 11। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 10 एंड 11, जबकि इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है, 21 होता है। यहाँ पर 21 जवाब क्यों नहीं आया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो किसके अंदर स्टोर होती है, इंटीजर के अंदर स्टोर होती है। यहाँ पर जो 10 है, 10 स्टोर एज ए इंटीजर, एज ए स्ट्रिंग सॉरी। इसी तरह यहाँ पर जो है 11 जो हमने लिया है वो किस में स्टोर, एज ए स्ट्रिंग। तो जो जब दो स्ट्रिंग आपस में मिलती हैं, जैसे हम यहाँ पर अली लें और उसको प्लस कर दें अहमद के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अली अहमद, ऐसे हमारा आंसर आएगा। सेम यहाँ पर वही काम हुआ है, 10 प्लस 11 को उसने कहा क्या कर दिया है, इसको हम कहते हैं कॉन्कैटिनेट करना, 10 और 11, इस तरह से उसने हमें आंसर दिया है। तो इससे बचने के लिए हैंडलिंग इंटीजर्स या हैंडलिंग फ्लोट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कि हमने जो भी इनपुट यहाँ पर लेनी है उसे हमने क्या करना है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इंटीजर का जो मेथड है उसे हम इंट करके लिखते हैं, इंट ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये वाला जो फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन या मेथड। तो इसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर इनपुट है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंट लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो है ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिलेगी इस इनपुट के अंदर वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हम इंट लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। जो भी वैल्यू सेकंड वैल्यू यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, इंट के अंदर, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब हम दो इंटीजर को सम करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 21 आएगा। यहाँ पर अगेन इसको चलाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 10, सेकंड वैल्यू 11 और यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल रहा है, 21। तो इन वैल्यू को कन्वर्ट करना, स्ट्रिंग से इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये था हमारे पास हैंडलिंग इंटीजर एंड हैंडलिंग फ्लोट का कॉन्सेप्ट। अगर आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए होंगी तो यहाँ पर आप इंटीजर की जगह पर फ्लोट लिख लेंगे। बस ये आपके पास जो भी यहाँ पर फ्लोट वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग से फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी।